चलिए प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं 12th क्लास में विद्या क्लासेस में आपका। बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर जो इसका 3 था, हम उसमें पढ़ चुके थे बच्चों वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव क्या होता है उसमें बता चुके, विभवांतर क्या होता है उसको पढ़ चुके थे बच्चों हम। ठीक है, हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कर चुके थे। ठीक है, और हम दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा निकाल चुके थे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा बता चुके थे। ठीक है बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो धारिता से रिलेटिव होगा। ठीक है, तो उसमें जो हमारा पहला हेडिंग जाता है बच्चों आपका, वो जाता है आपका संधारित। कौन सा टॉपिक जाएगा बच्चों आज आपका? संधारित। ठीक है, तो बच्चों संधारित क्या होता है? संधारित क्या होता है बच्चों? संधारित आपका होता है बच्चों कि दो समांतर ऐसी चालक प्लेटें जिनके आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा हम संचित कर पाए। ठीक है, संचित कर पाए आवेश की पर्याप्त मात्रा, उसी को हम यहां पर बोलते हैं बच्चों संधारित। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ध्यान देंगे बच्चों। इसमें हमारे पास में इसमें बच्चों हमारे पास में दो समांतर प्लेटें होती हैं। ठीक है, हमने इसको मान लिया प्लेट, इसको प्लेट X मान लिया, और दूसरी प्लेट हमारे पास में मान लेते हैं ये वाली प्लेट होगी। हमने इस प्लेट को मान लिया कि Y प्लेट होगी। ठीक है, अब इस प्लेट को यहां पर आप दो स्टैंड से इसको लगा देंगे। ठीक है, दो स्टैंड पर आपने इसको लगा दिया। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई चालक तार इसको दे देते हैं, जब इसको किसी चालक तार से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बच्चों एक आवेश आ जाता है प्रेरण के माध्यम से। मान लेते हैं कि प्लस चार्ज इस पर आ जाता है, तो दूसरी प्लेट जो हमारे पास में होती है बच्चों, उस पर विपरीत प्रकृति का उतना ही आवेश इस पर आ जाता है। अगर ये प्लस का है तो इस पर ये माइनस का आ जाएगा, और इसके इधर वाली प्लेट पर उतना ही आवेश प्लस में आ जाएगा। चूंकि हम ये जानते हैं कि जितने भी चालक होते हैं आपके वो सामान्य अवस्था में बच्चों उदासीन होते हैं, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास में Y एक चालक की प्लेट थी, इस चालक प्लेट में जितने प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे जिससे ये उदासीन रहा होगा। लेकिन जब हम X प्लेट को किसी वैद्युत स्रोत से कनेक्ट करते हैं तो जहां से इस पर आवेश एक आ जाता है, तो इस प्लस वाले आवेश की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे उस पर आकर्षण बल के माध्यम से सारे नेगेटिव जो चार्ज है वो आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, और इसका जो विपरीत आवेश होगा वो दूसरी साइड निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको यहां पर हम कहते हैं संधारित। क्या बताया बच्चों आपको कि संधारित क्या होता है? संधारित दो चालक प्लेटों का एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम इसमें संचित कर पाए, उसको हम यहां पर संधारित कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि हम इस संधारित को इस तरीके से बना ले, दूसरा कि मान लेते हैं कि हमारे पास में संधारित ये वाला है, इसको मान ले कि ये X प्लेट होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट हो गया, ये अर्थ से इसको रोकने के लिए स्टैंड लगा दिया कि यहाँ पे आपने दूसरी प्लेट आपने ये वाली ले ली, इसको Y से रिप्रेजेंट कर दिया आपने। ठीक है, और ये आपने इसको अर्थ पे रोकने के लिए स्टैंड लगा दिया। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पर कोई वैद्युत स्रोत इससे इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो जितना चार्ज यहाँ पर प्लस का आएगा, ठीक है, जितना चार्ज यहाँ पर प्लस का आएगा उतना ही चार्ज इस वाली प्लेट पर माइनस का हो जाएगा, और उसके जो दूसरी साइड का आवेश होगा, और यदि आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, किससे कनेक्ट कर दें? अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो इसके बाहर वाला जो आवेश होगा प्लस का, वो सारा भूमिगत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी कि बाहर कोई आवेश नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि संधारित कैसा हो जाएगा आपका, इसका अगर प्रतीक बना जाए तो यहां पर हम प्रतीक में इसमें बना सकते हैं बच्चों कि संधारित आपका हो जाएगा कि एक आपके पास मान लेते हैं कि X प्लेट होगी, दूसरी मान लेते हैं आपके पास में ये Y प्लेट होगी। ठीक है, और इसका संबंध अगर आप स्रोत से कर देते हैं तो यहाँ पर प्लस का चार्ज आएगा, जितना प्लस का बच्चों चार्ज इस पर आएगा उतना ही यहाँ पर माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारे पास Y प्लेट है उसको अगर हम किससे कनेक्ट कर दें? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, पृथ्वी से अगर हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं तो बाहर का कोई आवेश यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है,
तो इसी को यहां पर कहते हैं बच्चों संधारित्र। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? संधारित्र का प्रतीक बोलते हैं बच्चों उसको। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि संधारित्र का प्रतीक बनाइए, तो उस केस में आपको केवल ये वाला सिंबल बना के आना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात बच्चों आपके समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा? ठीक है, तो हम यहां पर क्लियर कर पा रहे हैं कि संधारित्र हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास में ये वाली इसकी स्थिति ए होगी और ये वाली स्थिति हमारे पास बी होगी और ये वाली जो स्थिति हमारे पास में सी हो गई। ठीक है, जो संधारित्र का प्रतीक होगा। तो आने वाले टॉपिक्स में जब हम पढ़ेंगे संधारित्र को, तो उस केस में हम इसको नहीं बनाएंगे, हम सीधा प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे दो प्लेटें हमारे पास में एक्स वाई, एक प्लेट पर आपका प्लस का चार्ज है, दूसरी प्लेट पर उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश है। ठीक है, बात क्लियर हो पा रही है? एक नंबर का टॉपिक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक देखेंगे बच्चों आप, आपका अगला टॉपिक जाएगा बच्चों यहां पर वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या होती है बच्चों? किसी चालक द्वारा वैद्युत धारिता बच्चों क्या होती है यहां पर कि किसी चालक द्वारा आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करना उस चालक की धारिता कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि किसी चालक द्वारा आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करना उस चालक की धारिता कहते हैं। बात क्लियर हो पा रही है बच्चों? फिर से सुनेंगे एक बार कि किसी चालक की धारिता उस चालक द्वारा आवेश को संग्रह करने की क्षमता को कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रह करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर बात हुई बच्चों? अब यहां पर क्या होता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि माना किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जैसे हम किस चालक को आवेश देंगे तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। तो हम यहां पर इस बात को कह सकते हैं कि चालक में दिया गया आवेश विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। अतः चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं अगर ये समानुपाती होता है तो हम इस बात को हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? कि Q प्रोपोर्शनल V लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए बच्चों यहां पर एक कांस्टेंट डाला जाएगा, तो जिस कांस्टेंट को यहां पर डाला जाएगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है C से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका Q बराबर CV। ठीक है, अब जो यहां पर आपका C है बच्चों, यहां पर ये वाला इस C जो है आपका, यहां C एक नियतांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों आपको कि किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो आवेश आपका होगा वो विभव के समानुपाती होगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए यहां पर एक नियतांक डाला जाता है जिसको हम यहां पर C से प्रेजेंट करेंगे। ठीक, C के यहां पर नियतांक जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चूंकि जो बच्चों हमारा हेडिंग था यहां पर, अगर आप देख पा रहे हो तो हमारा हेडिंग था बच्चों यहां पर वैद्युत धारिता। ठीक है,
तो अभी हमने यहाँ पर धारिता के लिए यहाँ पर बताया, तो अब इसको यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों आपसे कि अतः 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 चालक के धारिता C बराबर, यहां से अगर फॉर्मूला निकाल लें हम यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, C बराबर Q अपॉन V बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, C बराबर Q अपॉन V बन जाएगा। ये आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है धारिता का। क्या फॉर्मूला बना हमारा, C बराबर Q अपॉन V बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मात्रक देखेंगे। अगर आप यहाँ पे इसका मात्रक देख लेते हैं तो देखिए मात्रक क्या बन जाएगा, Q यहाँ पर आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मात्रा बन गया कूलाम पर, V है वोल्ट, यहाँ पर विभवांतर है, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, परंतु इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए धारिता, तो उसका जो मात्रक यूज किया जाएगा वहां पर कूलाम पर वोल्ट आपको बहुत कम लिखा मिलेगा। ठीक है, आपको सीधा जो मात्रा लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा बच्चों, आपको वहां पर फैरड लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, फैरड, फैरड लिखा मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मात्रक आपका यहां पर है, यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आपसे इसके डायमेंशन और पूछी जाएगी, इसकी विमा और पूछी जाती है, तो यहाँ पे इसकी विमा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखिए विमा क्या बन जाएगी, इसकी विमा देखते हैं। आवेश की विमा क्या होती है बच्चों, AT। ठीक है, तो आवेश की विमा क्या बन जाएगी यहाँ पर कूलाम की, AT बन जाएगी। जबकि यहां पर अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं V यहाँ पर बच्चों आपका याद हो, अगर आपके यहाँ पर विभवांतर होगा, विभवांतर कह सकते हैं, विभव कह सकते हैं। और इसके लिए अगर आपके याद हो, हमने जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, इसको जो लेक्चर नंबर 1 था, हमने वहां पर विभव के बारे में पढ़ा था। और सबसे पहले आपको वहां पर डेफिनेशन देने के बाद में, परिभाषा समझाने के बाद में, हमने आपको इसकी विमा भी लिखवाई थी वहां पर। ठीक है, अगर आपके फॉर्मूला याद आ रहा हो तो कुछ इस तरीके से था, V बराबर W अपॉन में Q था। ठीक है, W यहाँ पर आपका ऊर्जा हो गई थी, ऊर्जा की जो विमा बताई गई थी mL2T-2 था आपका यहाँ पर। इसके बाद में Q, आवेश की विमा AT थी यहाँ पर आपकी। इसको जब सोल्व किए थे आप, यहाँ पर क्या बन गया था, mL2T-3A-K1। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं आपकी विमा ये आई होगी वहां पर। ठीक है, तो अब इसको यहां पे लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको, mL2T-K3A-K1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, m की पावर माइनस के 1, L की पावर माइनस के 2, 3 और 1 4 बन जाएगा, और A की पावर क्या बन जाएगा बच्चों, 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विमा है, जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे, इसको ध्यान से आपको याद करके चलना है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ पा रही होगी, बात के लिए हो पा रही बच्चों आपको। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा हो गई है, वैद्युत धारिता का मात्रक निकल के आ चुका है, वैद्युत धारिता का विमा निकल के आ चुकी है, और वैद्युत धारिता के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूला निकाल लिया है। तो आगे हम जितने टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर जब भी आपसे किसी भी ऑब्जेक्ट की धारिता के बारे में बात की जाएगी, तो आपको सीधी सीधी 2 बातें निकालनी होगी कि उस पर कितना आवेश है, उस पर कितना विभव है। आपको वैल्यू यहाँ पुट कर देनी इस फॉर्मूले में, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका नया फॉर्मूला जो बनेगा उसका आप निकाल पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई है बच्चों हमारी। तो अभी हम यहाँ पर 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे संधारित्र। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं धारिता। ठीक है, वैद्युत चालक की धारिता, क्लियर बात हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं विलगित गोले चालक की धारिता। देखिए बच्चों, हमारा अगला हेडिंग होगा यहाँ पर विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए विलगित गोले चालक की धारिता मतलब क्या है कि आपके पास में एक ऐसा निकाय होगा, विलगित को यहाँ पर गोल से लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या करके चलेंगे, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में एक यहाँ पर कोई विलगित गोली चालक है।
ठीक है, विलगित गोलीय चालक है जिसका सेंटर यहाँ पे बच्चों कितना बन जाएगा, मान लेते हैं कि ओ रहा होगा और उसकी रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल आर रही होगी। ठीक है, विलगित गोली चालक हो चुका है आपका। और विलगित गोली चालक से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इसको क्यू आवेश देते हैं तो जो क्यू आवेश होगा वो इसकी सतह पर फैलेगा, इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाएगा। मेरी बात समझ में आ पा रही है? आप बिल्कुल उसको उस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपके पास में कोई प्लास्टिक की व्हाइट रंग की बॉल है, ठीक है, उसको आप काले रंग के पेंट में डुबो देते हैं, व्हाइट रंग की सफेद बॉल, ठीक है, अगर आपके पास में व्हाइट रंग की सफेद बॉल है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो व्हाइट रंग की आपके पास बॉल है, ठीक है, गोल प्लास्टिक वाली जो आपके पास में बॉल आती है, ठीक है, अगर हम उसको किसी काले रंग के पेंट में डालते हैं तो उसको जो बाहर निकाला जाएगा, आप देखेंगे जो पेंट होगा वो काले रंग का उस व्हाइट बॉल के बाहरी सतह पर होगा। अगर आप उसको अंदर से काटेंगे तो आपको अंदर व्हाइट ही नजर आएगा। मेरी बात समझ में आ पा रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपका ये विलगित गोली चालक होगा कि अगर इसको आप क्यू आवेश देते हैं, अगर आप इसको क्यू आवेश देते हैं तो ये समान रूप से इसकी सतह पर फैलेगा। ठीक है, समान रूप से इसकी सतह पर फैल जाएगा। बात क्लियर हो चुकी है? चूंकि आवेश समान रूप से फैलता है तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आवेश एक संकेंद्रीय होगा, जो कि आवेश इसका यहाँ पर केंद्र से काम कर रहा होगा। ठीक है, तो उसके केंद्र से अगर ये काम कर रहा होगा तो इस आवेश की वजह से अगर यहाँ पे देखते हैं जो बल रेखाएं निकलेंगी वो कहाँ की तरफ निकलेंगी? ठीक है, वो बल रेखा आपकी बाहर की तरफ निकलेंगी, क्योंकि प्लस का आवेश है नहीं वाला, और प्लस वाले आवेश की वजह से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ पा रही होगी आपके, बाहर की तरफ बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, अब अगर देखें तो इस चार्ज के कारण इसके सतह पर विभव कितना होगा? ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि बिंदु, हम यहां पर कह सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण गोलीय चालक की सतह पर विभव, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R चला जाएगा। यहाँ पर हमने K का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो आपके पास विलगित गोली चालक होगा ये एक ऐसे माध्यम में, मतलब एक निर्वात में रखा होगा, क्योंकि निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। अगर हम माध्यम बोल के चलते हैं तो फिर आपको यहाँ पर K को रखना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो यहाँ पर इस बात को मान सकते हैं कि इक्वेशन नंबर इसको 1 मान कंसिडर कर लेंगे। तो अब देखिए, अतः चालक की धारिता के लिए हमने क्या सूत्र लगाना है यहाँ पर बच्चों? C बराबर Q अपॉन V। हम ऐसा मान के चल चुके हैं ना, पहले बोल चुके हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश प्लस Q है, तो अभी दो ही चीज हमको चाहिए थी C निकालने के लिए। पहली चीज चाहिए थी आवेश कितना होगा, तो हम बता चुके कि इस चालक को दिया गया आवेश Q होगा। दूसरा हमको चाहिए था कि V कितना होगा, विभव कितना होगा, तो V हम निकाल चुके हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला अगर आपके याद हो, V से अपने पढ़े थे। ठीक है, तो अभी वैल्यू को यहाँ पे रखा जाएगा, तो जब वैल्यू रखी जाएगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका? हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से ये मान रखेंगे यहाँ पे, है ना, से मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए वैल्यू रखने पे क्या बन जाएगा? C बराबर Q अपॉन में, ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, अब यहां से तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी का जो हिस्सा बचा ये वाला, ये सारा कैंसिल नहीं होगा, तो ये कहां जाएगा? ये सारा का सारा बच्चों आपका ऊपर आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं कि अतः गोलीय चालक की जो धारिता होगी, वो उसकी रेडियस के समानुपाती होगी, यानी कि जितना बड़ा गोला होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी।
ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कितनी वैल्यू होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा 1/9 गुना 10 की पावर 9 होगा। तो हो तो गया यार कांस्टेंट वैल्यू। तो ये बच्चों बात आपके समझ में आ पा रही है कि अगर आपसे कहा जाता है कि गोले चालक, गोले शब्द का ध्यान से सुनना है आपको, कि अगर कोई गोला है, उस गोले चालक की अगर आपको धारिता निकालनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या आपका? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ पर क्या होगी? रेडियस होगी, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या यहाँ पे? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका बच्चों मान तो आप जानते होंगे, इसका मान तो आप जानते होंगे ना। इसका मान आपको बता रखा है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। कोई दिक्कत यहां तक बात क्लियर हो पा रही है बच्चों आपको? तो विलगित गोले चालक की हम यहां पर धारिता बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब इस पे रिलेटिव एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। कैसे पूछा गया कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? पृथ्वी की धारिता, ठीक है। अब चूंकि बच्चों पृथ्वी हमारे गोल हम कंसिडर कर लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, यहां पे पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है लगभग हम मान के चलते हैं उसकी जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ अर्थ अगर हम बात करते हैं 6400 किलोमीटर होती है। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करा जाएगा तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर चला जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी बच्चों, ठीक है। 11वीं क्लास में बताया गया होगा आपको ये वाली बात। चलिए, चूंकि पृथ्वी यहाँ पर गोल होगी इसलिए गोले चालक की धारिता का सूत्र लगा लें यहाँ पे। C बराबर 4 पाए एप्सिलॉन नॉट इनटू में R चला जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है इसलिए यहाँ पे RE डाल देंगे, ठीक है। अब इसका मान तो कांस्टेंट होता है, इसका मान तो कांस्टेंट होता है ना। क्या वैल्यू बताइए बच्चों आपको इसकी? 1/9 गुना 10 की पावर 9, और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो यहां से देखें बच्चों, अगर आप जो प्लस की 9 पावर है जब वो ऊपर पावर जाएंगी तो 6 पावर माइनस के हो जाएंगे यहां से, तो कितना बचेगा आपका? C बराबर 6.4/9 इंटू 10 की पावर माइनस के, सॉरी 6 नहीं बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस के 3 बचेगा, क्योंकि 9 ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे ना, माइनस के 9, ठीक है। तो जब इसको अब आगे सॉल्व किया जाएगा तो सब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 9 सत्ते 63, ठीक है। तो 0.7, ठीक है, बचा एक, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, चलता रहेगा ऐसे ही। तो माइनस के 3 ये फैरेड बन गया। लेकिन अगर इसको हम लिख ले यहाँ पर कि 711 गुना 10 की पावर माइनस के 6, चूंकि 3 पावर मैं यहाँ पर ले जाऊंगा, 3 से गुना 3 से भाग कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं, तो ये अब भी फैरेड बन जाएगा। लेकिन माइनस की 6 पावर को अगर हटा दिया जाए तो आपका बन जाता है बच्चों 711 माइक्रो फैरेड। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की अगर आपसे कोई धारिता पूछ ले, ये कंपटीशन में कई बार आया हुआ बच्चों क्वेश्चन कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो बता सकते हैं कि 711 माइक्रो फैरेड होती है, ठीक है। तो इसी के साथ में आपको 2-3 चीजें और याद करनी होंगी, याद रखनी होंगी। कौन कौन सी बातें होंगी बच्चों? देखिए, कुछ नोट यहां पर हमारे होंगे। पहला, आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं एक माइक्रो फैरेड लिखा है, इसको चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस के 6 से गुना कर देंगे, फैरेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? फैरेड, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं लिखा मिले आपको एक नैनो फैरेड, ठीक है, नैनो फैरेड, इसके लिए आपको माइनस के 9 से गुना करना होगा, ठीक है। और अगर कहीं आपको लिखा मिले एक पीको फैरेड, तो आपको इसके लिए माइनस के 12 से गुना करना होगा, ठीक है। ये हम इसलिए लिखे यहाँ पर क्योंकि हम क्वेश्चंस को जब करेंगे तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू फैरेड में ना देके वो माइक्रो फैरेड या पीको फैरेड में देगा, लेकिन जब किसी फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो वो माइक्रो फैरेड में ना रख के हम उसको कन्वर्ट करेंगे फैरेड में, और तब वैल्यू को क्वेश्चंस में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे,
उसके बाद सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसलिए आपको ये तीनों बातें क्लियर अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अब इसके आगे क्या देखना बच्चों अभी हमको, किस संधारित्रों का संयोजन, किस संधारित्रों का संयोजन किस तरीके से किया जाएगा। संधारित्रों का संयोजन बच्चों यहां पर आपका दो तरीके से होगा। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। संयोजन बच्चों आपको यहाँ पर दो तरीके से होगा, एक होगा श्रेणी क्रम में, एक होगा आपका समांतर क्रम में। तो पहला हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों आपके लिए नंबर 1 पार्ट श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में किस तरीके से किया जाएगा, तो अभी आपको बताया जा चुका है कि जो आपके संधारित्र होता है वो एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं, जिस पर दो समांतर प्लेटें होती हैं, ठीक है। जिसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं और जिस पर विपरीत प्रकृति का एक दूसरे पर आवेश होता है, उसको यहाँ पर हम संधारित्र कहते हैं, ठीक है। तो अब उसका संयोजन करना है कि उसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा और उसको समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा। तो जब आप बच्चों 10th क्लास में रहे होंगे, आपने वहां पर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ा होगा। तो जिस तरीके से आपने वहां पर श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ा था, उसी तरीके से संधारित्रों के लिए भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे फॉर्मूले वहां निकल कर आए थे, जैसे श्रेणी क्रम अगर आपको याद हो, फॉर्मूला वहां निकल कर आया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके याद आ रहा हो, आपने पढ़ा था ना ऐसा कि अगर आपके पास में एक रेजिस्टेंस ये वाला है R1, दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास में ये वाला R2, तीसरा रेजिस्टेंस आपके पास में ये वाला R3, तो सब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है पॉइंट ए पॉइंट बी पर। इसको पॉइंट ए मान ले, पॉइंट बी मान ले इसको, ठीक है। तो जो आपका निकल के आता था सीरीज में, ठीक है, तो वैल्यू इन सबको प्लस करके निकाला करते थे, ठीक है। ये पर आपका जो टॉपिक था जो आपने पढ़ा था वो प्रतिरोधों के लिए पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी हमें जो करना है वो किसके लिए करना है, संधारित्रों के लिए करना है, ठीक है। तो जब हम संधारित्रों के लिए इस वैल्यू को करके चलेंगे तो देखिए कैसे किया जाएगा। यहां पर सबसे पहले हम यहां पर 3 संधारित्र लेके चलेंगे। मेरे पास मान लेते कि एक संधारित्र वाला होगा, ठीक है। दूसरा मान लेते मेरे पास यहां पर होगा, तीसरा मान लेते मेरे पास में यहां पर होगा ये वाला, ठीक है। तो ये पहला संधाय जिसकी धारिता होगी C1, ये दूसरा संधाय जिसकी धारिता होगी C2, ये तीसरा संधाय जिसकी धारिता होगी C3, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटी ले ली मैंने, अलग अलग कैपेसिटी के यहां पर मैंने संधारित्र ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको कनेक्शन करने के लिए हम ऐसा कंसिडर कर लेते कि इसका संबंध यहाँ पे पॉइंट ए से कर देते हैं, यानी कि पॉइंट किसी संधारित्र की जो पहली प्लेट होगी उसका संबंध हमने वैद्युत स्रोत से, यहाँ पे कोई करंट पे ले आते हैं आप, ठीक है। बात समझ में आ पा रही है आपके, वैद्युत स्रोत से कर देते हैं, इसको पॉइंट हमने यहाँ पर ए कंसिडर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं, फिर दूसरे की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे की पहली प्लेट से कर देते हैं। इस प्रकार जितने भी दे रखे होंगे हमको, उनको सबको सीरीज में जोड़ा जा सकता है। और आखिरी वाले का संबंध बिंदु बी से कराते हुए किससे करा देंगे, पृथ्वी से करा देंगे। क्यों, वो इसलिए बच्चों क्योंकि यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर क्या होगा कि जैसे इसको आवेश दिया जाए, सॉरी वैद्युत स्रोत से जोड़ा जाएगा, तो पहली प्लेट पर आवेश आ जाएगा प्लस क्यू, दूसरी पर उतना आ जाएगा माइनस का। यहां प्लस का हो गया, यहां माइनस का हो गया, यहां प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहां प्लस हो जाएगा, मतलब यहां माइनस, यहां बाहर प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस चला जाएगा, फिर यहां माइनस चला जाएगा, यहां प्लस चला जाएगा, यहां माइनस चला जाएगा, और जो बाहर का प्लस था वो पृथ्वी में जाके मिल जाएगा। बात समझ में आ पा रही है। तो हम यहां पर दिखा सकते हैं, हम यहां पर दिखा सकते हैं कि जो बिंदु ए होगा और बिंदु बी, सॉरी बी जो है आपका वाला पॉइंट ये वाला है,
इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर आपका रखा गया है वो v रखा गया होगा। तो श्रेणी क्रम में आपका आवेश समान होता है जबकि विभवांतर आपका भिन्न भिन्न होता है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है आपको? श्रेणी क्रम में आपको क्या बात याद रखनी है कि जो आपका आवेश होगा आवेश समान होता है। और क्या विभवांतर आपका कैसा होगा बच्चों? विभवांतर जबकि आपका भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आपके ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है जबकि विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। तो कैसे जोड़ा जाएगा? कि जब संधारित्र को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा तो किसी भी संधारित्र की पहली प्लेट, संधारित्र की हमेशा दो प्लेटें होंगी, तो किसी भी संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध आप किसी विद्युत स्रोत से कर देंगे। उसके बाद पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से करेंगे। इस प्रकार जितने भी आपको संधारित्र दे रखे होंगे आप उनका संबंध इसी प्रकार करते हुए आखिरी संधारित्र की आखिरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से करा देंगे। और आपको ये दो बातें याद रखनी कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है प्रत्येक संधारित्र पर और विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अगर आपकी ये बात क्लियर हो गई है तो उसके बाद देख लेते हैं कि हम यहां पर कह पाएंगे, हम यहां पर कह सकते हैं कि माना तीन संधारित्र हमारे पास में है C1, C2, C3, उन सबको चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है जिस पर आवेश का मान Q समान है परंतु विभवांतर V1, V2, V3 अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहां पर निकालेंगे कि विभवांतर की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले संधारित्र पर, क्या बच्चों, पहले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा? V1 बराबर Q अपॉन C1। कैसे निकला ये वाला फॉर्मूला? अगर आपको याद हो अभी हम पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पे Q बराबर CV, तो यहां से C बराबर आपका, अगर यहां से बच्चों अगर आप V निकाल लेते हैं तो V बराबर क्या आ जाएगा आपका? V बराबर Q अपॉन C चला जाएगा ना। तो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया कि पहले संधारित्र पर जो विभव होगा यानी कि ये वाला जो होगा V1, उसकी वैल्यू क्या होगी? V1 बराबर Q अपॉन C1, ठीक है। और इसी प्रकार V2 बराबर Q अपॉन C2। आवेश में Q1 Q2 नहीं आ रहा चूंकि हम यहां लिख चुके हैं कि आवेश का मान समान होता है, ठीक है। और V3 की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों? Q अपॉन C3, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। और जब हम तीनों पर अलग अलग निकाल चुके हैं तो अब निकालेंगे संयोजन का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा। तो संयोजन का जब कुल विभवांतर निकालना होगा आपको तो V1, V2, V3 जो आपको निकाले हैं आपने, उन सबको आपको क्या करना होगा बच्चों? प्लस करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा बच्चों? आपको प्लस करना होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अतः या कुल विभवांतर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबको आपको जोड़ना होगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यहां से मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अगर आप देखें यहां से बच्चों तो Q यहां पर आपका कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा आपका? V बराबर Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस Q 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसे इक्वेशन नंबर यहां पर 2 मान के चल लेंगे। ये बात समझ में आ पा रही होगी आपके। तो ये पहला निकाल लिया आपने, यहां पर कुल विभवांतर निकाल लिया। तो ये जो कुल विभवांतर निकला है बच्चों आपका, आप यहां पर डायग्राम को देख पाए तो ये बिंदु A और बिंदु B के बीच का निकल के आया है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 3 संधारित्र इस्तेमाल ना करके बिंदु A और बिंदु B के बीच में केवल एक ऐसा संधारित्र इस्तेमाल कर लूं जिसकी धारिता C हो, ठीक है, जिसकी धारिता C हो और उसको Q आवेश देने पर उसके बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर V हो जाए। किस तरीके से? मान लेते हैं कि अगर आपके पास में 10-10 के 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो उनसे काम चल जाएगा।
ये आपके पास में केवल एक 20 का सिक्का हो तो टोटल तो वैल्यू हमारी 20 रुपए बनेगी ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर आपके, कि जैसे हमने यहाँ पर 3 लगा रखे हैं, C1 अलग लगा रखा है, C2 अलग लगा रखा है, C3 अलग लगा रखा है, तो आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये मान लो 5 रुपए का सिक्का है, ये मान लो 5 रुपए का सिक्का है, और ये मान लो 10 रुपए का सिक्का है। तो टोटल कितना हो गया? 5, 5, 10 और 10, 20। या तीनों के स्थान पर मैं केवल एक 20 का सिक्का रख दूं तो बात तो मेरे 20 रुपए से रहेगी ना। ये धारिता नहीं है हमारी, बस इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि हम तीनों को हटाकर क्यों रख रहे हैं। बात समझ में आ पा रही है आपके, कि हम तीनों को हटाकर केवल एक ऐसा संधारित्र रख पाए जिसकी धारिता C हो, आवेश Q देने पर उसके सिरों के बीच का विभवांतर V हो जाए, तब क्या स्थिति होगी? तब क्या स्थिति हो जाएगी? देखिए, तब क्या स्थिति बन जाएगी बच्चों आपके यहां पर? माना काट दीजिए, ये लिखिए यदि, यदि यदि बिंदु A व B के बीच C धारिता का केवल एक ऐसा संधारित्र रखें जिसे Q आवेश देने पर उसके सिरों पर विभवांतर V हो जाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा इसके यहां पर, इस फॉर्मूले से देखें तो आपका निकल गया V बराबर Q/C। तो जो यहां पर V निकल कर आया ना क्वेश्चन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर जो 2 में निकल हमारा V आया है, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि हमने जो निकाला है ये तीनों जोड़ के वो A और B के बीच में निकाला, और यहाँ पर भी हमने A और B के बीच में लगाया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से जब बराबर रखा जाएगा वैल्यू, तो Q/C बराबर रखा जाएगा Q इंटू में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच्चों क्या बचा? आपका यहां बच जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये बात समझ आ पा रही है? तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि अतः यदि 3 संधारित्रों को, 3 या ज्यादा या उससे कम, 2 को हम कम से कम यहां पर लेके चलेंगे, कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उस क्रम में लगे सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, और इस क्रम में तुल्य धारिता बच्चों हमेशा घट जाएगी। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये बात बच्चों आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप इसको श्रेणी क्रम में ध्यान रखना है आपको। क्या नंबर 1 बात आपको याद रखनी है कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। नंबर 2 विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। नंबर 3 आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में धारिता आपकी जो तुल्य धारिता होती है आपकी वो घट जाती है। इस पे जो क्वेश्चंस करेंगे आपको तो बेहतर क्लियर हो पाएगा कि कैसे घट रही है कैसे नहीं घट रही है। तो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इसके आगे चल लेते हैं बच्चों। आगे क्या चला जाएगा आपका? समांतर क्रम। ठीक है, अब देखें बच्चों यहां पर आप अपना समांतर क्रम, चलिए जब समांतर क्रम में जोड़ना होगा तो आपको क्या करना होगा? आप यहाँ पे 3 संधारित्र लेके चल लेंगे यहाँ पे बच्चों, कम से कम 1 2 3, C1 C2 C3, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे पॉइंट A, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे पॉइंट B। ठीक है, तो जब आपको 2 या 2 से ज्यादा संधारित्रों को समांतर क्रम में लगाना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों?
उसके लिए बच्चों आपको क्या करना होगा कि संधारित्रों के जो पहली प्लेट है सभी की, इसका संबंध आपको बिंदु ए से करना होगा, बिंदु ए से करना होगा, ठीक है। और बाकी बची हुई प्लेट जो दूसरी प्लेट बच जाती है सबका संबंध आपको बिंदु बी से करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके? तो जब इस तरीके से कनेक्शन हम इसके कर देते हैं तो उसको कहलाते हैं समांतरक्रम कहते हैं, ठीक है। जब पॉइंट ए को हम किसी वैद्युत स्रोत से कनेक्ट कर देंगे तो इसको दिया गया प्लस क्यू आवेश यहाँ पर 3 हिस्सों में इसकी धारिता के हिसाब से बढ़ जाएगा। मान लेते हैं प्लस Q1, यहाँ पे माइनस का Q1 चला जाएगा, यहाँ प्लस का Q2, यहाँ माइनस का Q2 चला जाएगा, यहाँ प्लस का Q3 और यह माइनस का Q3, फिर मिलकर यहाँ पर चार्ज बना लेगा जिसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पृथ्वी से मिला देंगे, जिससे यहाँ पर कोई आवेश आपका नहीं रहेगा, ठीक है। और बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, आपका v हो जाएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि समांतरक्रम में लगाए गए सभी संधारित्रों पर विभवांतर का मान समान होता है, जबकि आवेश का मान अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, ठीक है। तो आपको ये दो बातें याद रखनी होगी। क्या याद रखना होगा? समांतरक्रम में नंबर 1 आवेश भिन्न भिन्न होता है। नंबर 2 आपको दूसरा क्या याद रखना होगा, विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है, ठीक है। यहां तक बात आपके क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो अब देखिए फिर से वही बात की जाएगी कि माना 3 संधारित्र हमारे पास में है C1, C2, C3, उनको समांतरक्रम में लगाया जाता है। जब समांतरक्रम में लगाएंगे तो उस पर आवेश का मान अलग अलग होगा। तो किसी मतलब पहले स्रोत को बिंदु ए से जोड़ देने पर जो प्लस क्यू आवेश दिया जाता है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, Q1, Q2, Q3, ठीक है। तो पहले संधारित्र पर अगर हम आवेश का मान निकालते हैं तो वैल्यू कितनी चली जाएगी बच्चों आपकी, वहां पर पहले संधारित्र पर पहले वाले में चला जाएगा Q1 बराबर C1V, V1 नहीं आएगा, यहाँ V रहेगा, क्योंकि विभव का मान आपका यहाँ पे विभवांतर का मान समान है। दूसरे पर Q2 बराबर C2V, तीसरे पर Q3 बराबर C3V, ठीक है। अगर हम कुल आवेश निकालें, अगर आवेश निकालें तो कुल आवेश कितना आएगा, कुल आवेश तो सबको यहां पर जोड़ा जाएगा, Q1 प्लस के, Q2 प्लस के, Q3, वैल्यू रखी जाएगी समीकरण नंबर 1 से। तो C1V प्लस के, सॉरी यहां पे आपका C1 जाएगा, V जाएगा, प्लस C2V प्लस C3V। अब यहां पे अगर आप देख पाए बच्चों तो V यहां से आपका कॉमन आ जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस के C3 और यहां पे आपका V कॉमन आ चुका है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर यहां पे 2 मान लेंगे। तो जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस वाले में किया था श्रेणीक्रम में कि इन तीनों को हटाकर हमने केवल एक ऐसा संधारित्र लगाया था जिसकी धारिता C हो, तो उसी तरीके से समांतरक्रम में बच्चों हम यहां पर करेंगे कि यदि इन तीनों के स्थान पर केवल एक ऐसा संधारित्र इस्तेमाल किया जाए, केवल एक ऐसा संधारित्र इस्तेमाल किया जाए जिसकी धारिता C हो और जिसको प्लस की आवाज देने पर उसके सिरों के बीच का विभवांतर V हो जाए, तब उस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, तब बच्चों उस केस में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उस केस में हम यहां पर कह सकते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में जो आवेश होगा आपका Q बराबर क्या होगा, CV। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। जो आवेश होगा Q, ये कुल आवेश होगा आपका, क्योंकि ये जो C है वो कुल धारिता होगी एक संधारित्र की, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को बराबर रखा जा सकता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से CV बराबर C1 प्लस के, C2 प्लस के, C3 और यहाँ पे V जा रहा है तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, C बराबर C1 प्लस के, C2 प्लस के, C3। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि समांतरक्रम में तुल्य धारिता का व्यंजक आ चुका है आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि समांतरक्रम में तुल्य धारिता आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो समांतरक्रम में आपको 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1 कि समांतरक्रम में आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। दूसरा, विभवांतर का मान समान होता है। तीसरा, समांतरक्रम में तुल्य धारिता आपकी हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब इससे रिलेटिव आप क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे इस पर
बोर्ड के एग्जाम पूछे जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस करते हैं अब यहाँ पर। चलिए भैया क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पर। देखिए बच्चों, ये सवाल आपका, ये इसी साल आपका 2022 में आया था, फिर लास्ट ईयर आपका। इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिए गए डायग्राम में आपको, दिए गए चित्र में आपको यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में आपको तुल्य धारिता बतानी है। तो जब भी बच्चों आपको तुल्य धारिता बतानी हो दो बिंदुओं के बीच में आपको, तो उसको डायग्राम को वहां से ब्रेक कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर मैं देख लेता हूँ तो पॉइंट आपका ये यहाँ पर है और पॉइंट बी आपका बच्चों यहाँ पर है, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं कि ये वाली आपका जो होगा C1 होगा, ये वाला मान लेते हैं C2 होगा, ये वाला मान लेते हैं C3 होगा और ये वाला मान लेते हैं C4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे बिंदु ए के साथ में जो ये जा रहा है, इसका पहली प्लेट बिंदु ए से कनेक्ट है, इसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट है और इसकी दूसरी तीसरी की पहली से कनेक्ट है, ठीक है। तो अब यहां पर देख पा रहे होंगे इसको मान लेंगे C1, इसको मान लेंगे C2, इसको मान लेंगे यहाँ पे C3। तो अगर आप देख पाए इस डायग्राम में, तो डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से बना हुआ है बच्चों आपका यहाँ पर, कि आपके पास पॉइंट ए है ये वाला यहाँ पर, और इसके साथ में आपको एक पॉइंट बी यहाँ पर आपका जा रहा है, ठीक है। पॉइंट बी जा रहा है आपको बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। उसके बाद में आपको एक यहाँ पर लगा रखा है, फिर आपको यहाँ पे लगा रखा है एक, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ पर आपको दे रखा 3 माइक्रोफैरड, इसको हमने मान लिया C1 होगा, और यहाँ पे दे रखा 3 माइक्रोफैरड, इसको भी हमने बच्चों यहाँ पे मान लिया कि C2 होगा। तो यहाँ पर भी दे रखा 3 माइक्रोफैरड, इसको मान लिया हमने C3 होगा, और यहाँ पर दे रखा 3 माइक्रोफैरड, इसको हमने मान के चला C4 होगा। तो आप देख के ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, तो इसमें आप देख पाएंगे C1 C2 C3 आपके कौन से क्रम में लगे हैं बच्चों, कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि C1, C2, या व C3 श्रेणी क्रम में लगे हैं, तब धारिता, श्रेणी क्रम में आप फॉर्मूला लगाते हैं सीधे इसको मान के चलेंगे C1 प्लस के C2 प्लस के C3, श्रेणी क्रम में वैल्यू जुड़ती है ना बच्चों, यहाँ पर आपकी जुड़ती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, नहीं जुड़ती कहाँ वैल्यू यहाँ पर, श्रेणी क्रम में तो फॉर्मूला हमारा गलत लग गया ना यहाँ पर, ये वाला श्रेणी क्रम में तो फॉर्मूला हमारा बच्चों आया था, अगर आपको याद आ रहा हो, 1/C डैश मान लेते हैं इसको, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम जाएगा आपका 3, ऊपर जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना जाएगा 3/3, सॉल्व करके कितना आएगा 1। तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। तो अब इस डायग्राम को आप ऐसा बना सकते हैं, इस डायग्राम को आप बच्चों आप ऐसा बना सकते हैं कि पॉइंट आपके पास में यहाँ पर मान के चलेंगे पॉइंट ए होगा, और ये वाला पॉइंट आपके पास में बी होगा। ये C4 की वैल्यू जिसपे 3 माइक्रोफैरड थी, और इस पूरे को सॉल्व करके एक वैल्यू जो C डैश की निकल कर आई, इसकी वैल्यू हमारी निकल गई 1 माइक्रोफैरड, वो इस तरीके से कनेक्ट है आपका। तो अब ये देख के बताइए C4, ये जो आपका C4 जा रहा है ये वाला, ये जो आपका C4 जा रहा है, तो C4 और C डैश कौन से क्रम में जाएंगे बच्चों, आपके समांतर क्रम में जाएंगे। हम यहां पर कह सकते हैं कि बिंदु A व B के बीच C डैश व C4 कौन से क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, C डैश प्लस के C4, तो 1 प्लस के 3, तो कितना आ गया बच्चों 4 माइक्रोफैरड। तो देख के बताइए 4 माइक्रोफैरड कौन सा आंसर होगा आपका यहाँ पर, 4 माइक्रोफैरड आपका आंसर जा रहा है ये वाला तीसरा, ठीक है। तो उसका आंसर होगा 4 माइक्रोफैरड। बात क्लियर होगी बच्चों आपके, ये वाली इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं अब यहाँ पर। अगला सवाल आपको कह रहा है, एक फैराड धारिता वाले गोले चालक की त्रिज्या बतानी है आपको। एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले
गोले चालक की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आपको बताना आर कितना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों, आपको ये 2022 में सवाल आया था, ये भी आपका, ठीक है, ध्यान देंगे आप। यहाँ पे सी आपको दे रखा है 1 फैरड, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे आर निकालना है, और आपसे बोला गया है, आपसे बच्चों यहाँ बोला गया गोले चालक, ठीक है। ध्यान से देख पाए आप, ये गोले चालक लिखा हुआ है। अब गोले चालक की धारिता के लिए सूत्र आपको बताया गया था, गोलीय चालक की धारिता क्या सूत्र था बच्चों आपका, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R था, ठीक है। तो यहां से हमको R निकालना है, तो R बराबर बच्चों क्या चला जाएगा आपका, C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में C, ठीक है। तो देख के बताइए इसका मान कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, R बराबर 9 गुना 10 की पावर 9, और C का मान कितना बच्चों 1, तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी यहाँ पर, R बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 मीटर निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो ये इसका बच्चों आंसर जाएगा, ठीक है। कर पाएंगे इस सवाल को? चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये 2020 में सवाल आपका बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर आपको क्या देते बच्चों, आपको यहाँ पे आर दे दिया 9 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में कितना जाएगा, 9 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। इसकी धारिता तथा उस पर आवेश की गणना, तो एक तो आपको निकालना है बच्चों सी, पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको निकालना है उस पर आवेश की गणना, यानी कि क्यू निकाल के बताना कि वैल्यू कितनी होगी, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाता है, यानी कि वी का मान आपको कितना दे रखा है, 1000 वोल्ट इसकी वैल्यू हो जाती है। तो सोच के बताइए कि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे एक तो हमारा Q निकल जाए और एक हमारा यहाँ पर C निकल जाए, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चंस को जो उसका पार्ट करेंगे वो बच्चों कौन सा वाला पार्ट करेंगे, यहाँ पर हम पहले सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे पहले करते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। क्यों? चूंकि हमको V पता है, वैल्यू कितनी V की 1000, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9, Q हमको यहाँ पे निकालना है, R का मान कितना है 9 गुना 10 की पावर माइनस के 2, तो 9 से तो 9 चला गया, ठीक है। 10 की पावर यहाँ अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी, यहाँ पर ऊपर जाके देख लेते हैं। यहाँ पे ये काम कीजिए, इसको यहाँ ले जाइए साथ में, तो 1000 गुना 10 की पावर माइनस के 2, और ये पावर बटे में चली जाएगी 10 की पावर 9, ठीक है। अभी पावर अगर ऊपर जाती है तो वैल्यू देखिए कितनी बच जाती है आपकी, Q बराबर, ये जब पावर ऊपर चली जाएंगी आपकी 9 पावर ऊपर जाएंगे तो 9 में से 9 और 2 11 हो जाएंगी, 11 माइनस की, अब 11 माइनस की में से यहाँ पे कितनी बच रह जाएंगी, माइनस की 8 रह जाएंगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 की माइनस की 8 कूलाम आवेश आपका इस पर रह जाएगा। ये बात आपके समझ में आ पा रही है कि अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि इस पर कितना आवेश होगा तो आप कह सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से Q अपॉन R से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9, Q हमको निकालना है और R का मान हमको दे रखा है 9 गुना 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। 9 से 9 कट के 10 के माइनस के 2 वहां चला गया, तो ये 9 पावर नीचे चली जाएंगी और जब ऊपर जाएंगी तो देखिए कितनी बन जाएगी, 9 और 2 11, 11 में से 3 चले जाएंगे, बचेंगी 8 बच जाएंगी पावर माइनस की, ठीक है। तो एक तो हमारा पहला पार्ट आ चुका है यहाँ पर। ये दूसरे इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे आप ये लगा दें C बराबर Q अपॉन V लगा लेंगे, ठीक है। अभी जैसे आपका यहाँ पर Q निकल गया, Q कितना निकल गया 10 की माइनस के 8, और V कितना यहाँ पे आपका 1000, तो अगर आप इसको देख लेते हैं तो वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों आपके यहाँ पर, ये 10 की पावर माइनस के 11, 3 पावर पर चले जाएंगे ना, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अगर हम सही कर लें, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पर यही आ जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 से गुना कर दें, 10 से भाग कर दें, 10 के माइनस के 11 कर लें यहाँ पे, तो अब भी फैराडे बन जाएगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, C बराबर 10 गुना 10 की पावर माइनस के 12 बन जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे ना। अब 12 जब बन जाएगा उसको लिख सकते हैं 10
पिकोफैरड। ठीक है, तो यहां तक बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। तो कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ पा रहे हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हैप्पी लर्निंग बच्चों, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।